हेलो डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर जिला जालौर की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार सोनी, कक्षा 9 विषय गणित अध्याय 9 समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल। अध्याय का नाम है समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। बच्चों, इस अध्याय की शुरुआत करने से पहले मैं फिर दोहराना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो विद्यार्थियों, अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं आज हम बेसिक्स। इसकी सामान्य जानकारी इस अध्याय में हम क्या क्या अध्ययन करेंगे उनके बारे में मैं आपको आज सामान्य जानकारी दे रहा हूं। आप इनका अध्ययन बड़ी ही अच्छी तरीके से करना। देखो बच्चों, पॉइंट नंबर 1, बिंदु नंबर 1 देखो क्या है। इसमें लिखा गया है एक आकृति का क्षेत्रफल आकृति द्वारा घेरा गया क्षेत्र होता है। बच्चों, किसी भी आकृति का क्षेत्रफल क्या होता है? आकृति द्वारा घेरा गया क्षेत्र होता है। यानी जो आकृति जितना स्थान घेरती है, मान लो आप खड़े हो अपने पैरों पे, अब आपके पैर के पंजे जितना स्थान घेरते हैं वो उसका क्षेत्रफल है। मान लो एक आयत है, अब आयत जितना स्थान घेरेगा वो उसका क्षेत्रफल है। एक आपका मोबाइल है, मोबाइल को अपने किसी तल पे रख दिया, मान लो टेबल पे रख दिया, अब मोबाइल जितना स्थान घेर रहा है वो उसका क्षेत्रफल है, राइट। तो एक आकृति का क्षेत्रफल आकृति द्वारा घेरा गया क्षेत्र होता है और क्षेत्रफल की इकाई वर्ग होती है। बच्चों, वर्ग मात्रक होता है। यानी हमको सेंटीमीटर में माप दिया है तो उत्तर में सेमी स्क्वायर लिखेंगे क्षेत्रफल का। मीटर में माप दिया है तो उत्तर में मीटर स्क्वायर लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, जैसे मान लो हमारा ये त्रिभुज है, ठीक है। मान लो इसका ये आधार 5-6 सेमी है। ये आधार यहां से लेके कितना है? 6 सेमी, और यहां से लेके शीर्ष लंब ऊंचाई मान लो ये हमारी 3 सेमी, ठीक है। तो अब हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बच्चों, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। पिछले कक्षा में आपको पढ़ा है। अब देखो बच्चों, ये नाम सेमी में है तो क्या लिखेंगे? 1/2 आधार का मान 6 सेमी है, ऊंचाई का मान 3 सेमी है, राइट। अब 2 से हमने इसको काट दिया 3 बार तो पीछे बच गया 3 सेमी गुणा 3 सेमी। अब 3 को 3 से गुणा करेंगे 9 और सेमी को सेमी से गुणा करेंगे तो सेमी का स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल कितना आ गया? 9 सेमी स्क्वायर। या आप इसको हिंदी में लिख सकते हो, इस स्क्वायर को वर्ग बोलते हैं, 9 वर्ग सेमी। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना प्राप्त हो गया? 9 सेमी, सेमी स्क्वायर बोल दो या 9 वर्ग सेमी। तो देखो, क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है? वर्ग। उत्तर में क्या लिखा मैंने? वर्ग। 9 वर्ग हो गया ये, अर्थात ये सेमी में है तो 9 वर्ग सेमी लिख देना। मीटर है तो 9 वर्ग मीटर। ये ध्यान देना, ये वर्ग जरूर लिखना है क्योंकि क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है? वर्ग होती है, राइट। अब आप बच्चों देखिए इसका पॉइंट नंबर 2,
दो सर्वांग सम आकृतियों के क्षेत्रफल समान होते हैं, परंतु इसका विलोम आवश्यक रूप से सत्य नहीं है। इसका मतलब समझो बच्चों, दो सर्वांग सम आकृतियों के क्षेत्रफल क्या होते हैं? समान होते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक त्रिभुज हेरा, अब ये दोनों क्या है? सर्वांग सम है। ये त्रिभुज हमारा ए, ये त्रिभुज हमारा क्या है? बी। अब दोनों कैसी आकृतियां हैं? ये दोनों त्रिभुज ए और बी सर्वांग सम है। इसका मतलब ये हुआ कि इनका क्षेत्रफल भी क्या होगा? समान। क्योंकि सर्वांग सम आकृति किसे कहते हैं? जो दोनों आकृतियां एक दूसरे को पूरा पूरा ढक ले, वो सर्वांग सम आकृति कहलाती है। इसका मतलब दोनों का माप समान हो गया, अर्थात दोनों का क्षेत्रफल भी समान होता है। तो यहाँ यही बताया गया है, दो सर्वांग सम आकृतियों के क्षेत्रफल समान होते हैं, परंतु इसका विलोम आवश्यक रूप से नहीं है। अब दोनों आकृतियां सर्वांग सम है, इसलिए इनका क्षेत्रफल भी क्या होगा? समान होगा। राइट? आकृतियां दोनों सर्वांग सम है तो इनका क्षेत्रफल भी समान होगा, लेकिन इसका विलोम ध्यान देना, परंतु इसका विलोम आवश्यक रूप से सत्य नहीं है। विलोम का उल्टा। अब मान लो एक त्रिभुज हमारा ये रहा, इसका क्षेत्रफल है मान लो 24 सेमी स्क्वायर। ठीक है, ध्यान देना। तो एक त्रिभुज हमारा ये रहा, इसका क्षेत्रफल भी कितना है? 24 सेमी स्क्वायर। अब यह क्षेत्रफल समान है दोनों का, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि दोनों सर्वांग सम आकृतियां हो। यदि दो आकृति क्षेत्रफल में समान है तो जरूरी नहीं कि वे दोनों सर्वांग सम हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। लेकिन यह जरूरी है कि दो सर्वांग सम आकृतियों के क्षेत्रफल समान होते हैं, ये जरूरी है, निश्चित है। इसका विलोम दो आकृतियां यदि क्षेत्रफल में समान है तो जरूरी नहीं कि वो सर्वांग सम आकृति हो। इसलिए ये इंपोर्टेंट पॉइंट है बच्चों, जरा ध्यान देना। राइट? देखिए बच्चों, इसका थर्ड पॉइंट, दो आकृतियां एक ही यानी समान, एक ही आधार व एक ही समांतर रेखाओं के बीच कही जाती है। क्या लिखा है? दो आकृतियां एक ही आधार व एक ही समांतर रेखाओं के बीच कही जाती है। कब कही जाती है? यदि उनमें एक उभयनिष्ठ आधार हो तथा उभयनिष्ठ आधार के सम्मुख प्रत्येक आकृति के शीर्ष या का शीर्ष उस आधार के समांतर रेखा पर स्थित हो। देखो बच्चों, समझा रहा हूं, दो आकृतियां एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच कब हो सकती है, मैं आपको समझा रहा हूं। देखो बच्चों, हमारे पास ध्यान देना, ये एक समांतर चतुर्भुज है। राइट? ए बी सी डी। तो समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का मान लो मैंने आधार क्या मान लिया? ए बी। ठीक है, और ए बी के समांतर क्या है? सी डी। तो इस परिभाषा के अनुसार क्या है? दो आकृतियां एक ही आधार व एक ही समांतर रेखाओं के बीच कही जाती है। कब? यदि उनमें एक उभयनिष्ठ आधार हो। अब देखो बच्चों, मान लो मैंने एक बिंदु ले लिया, मान लो मैंने बिंदु ले लिया यहाँ पे P। अब P को मैंने इससे मिला दिया, तो समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का आधार AB है और त्रिभुज कौन सा बन गया हमारा? APB। APB का आधार भी कौन सा है? AB। तो बताओ ये दो आकृति कौन सी बन गई? ABCD समांतर चतुर्भुज, APB हमारा त्रिभुज, और दोनों किस आधार पर है? इस AB आधार पर है दोनों। तो उभयनिष्ठ आधार कौन सा है? AB। तो उभयनिष्ठ आधार भी होना चाहिए, और जो हमारी ये उभयनिष्ठ आधार है
इसके समांतर रेखा जो सम्मुख है, इस समांतर रेखा पर सबके शीर्ष होने चाहिए। देखो इस समांतर चतुर्भुज के शीर्ष CD यहां स्थित है और APB का शीर्ष भी कहाँ है? इस उभयनिष्ठ आधार के सम्मुख जो समांतर रेखा है इस पर स्थित है। तो PB इस उभयनिष्ठ आधार के सामने वाली समांतर रेखा पर स्थित है। इसका मतलब ये दोनों आकृतियां एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। राइट। अब देखो बच्चों, ये 3 पॉइंट आपको बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। इसके बाद अब देखो पॉइंट नंबर 4 सीखेंगे। एक ही आधार व एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित दो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल समान होते हैं। ध्यान देना बच्चों, यदि दो समांतर चतुर्भुज बनते हैं एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में, तो वो क्षेत्रफल में समान होते हैं। देखो कैसे, अच्छी तरह समझना। ये हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज है। क्या नाम है इसका? ABCD। राइट। अब मान लो, अच्छे से समझना, मैंने इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया ऐसे, और यहां से इसको आगे बढ़ा दिया। यहां लिख दिया मैंने, मान लो P और यहां लिख दिया Q। हमारे पास दो यहां पे आकृति बन गई समांतर चतुर्भुज की। ध्यान देना, समांतर चतुर्भुज ABCD और समांतर चतुर्भुज ABPQ। ध्यान दो बच्चों, ABCD हमारी समांतर चतुर्भुज था और ABPQ हमारा समांतर चतुर्भुज है। इन दोनों का उभयनिष्ठ आधार कौन सा है? AB है। समझ में आ रहा है? ABCD इस समांतर चतुर्भुज कौन से आधार पर? AB पर। ABPQ ये भी AB आधार पर है। तो दोनों समांतर चतुर्भुज का उभयनिष्ठ आधार हो गया AB। कौन से समांतर रेखाओं के बीच स्थित है? ये देखो यहाँ पे, ये हमारे DP, इन्हीं पर सारे शीर्ष स्थित है। तो ये क्या है? एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है, इसलिए इनका क्षेत्रफल समान होगा। एरिया ऑफ समांतर चतुर्भुज ABCD ये किसके बराबर होगा? एरिया ऑफ समांतर चतुर्भुज ABPQ। यानी एरिया का क्षेत्रफल ABCD का क्षेत्रफल बराबर होगा ABPQ का क्षेत्रफल के। राइट। तो यह बात भी आपको समझ में आई होगी बच्चों अच्छी तरह से। अब देखो इसका पॉइंट नंबर 2, दो समांतर चतुर्भुज मतलब दो समांतर चतुर्भुज व आयत, या आप एक कर दो। यहां पे एक समांतर चतुर्भुज व एक आयत का क्षेत्रफल समान होता है। तो देखो ध्यान से, ये हमारे पास में एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है। अब मान लो मैं यहां पे इसको बढ़ा दूं आगे तक। देखो ये ABCD हमारा क्या समांतर चतुर्भुज है। इसको बढ़ा दिया मैंने आगे तक, इसको बढ़ा दिया ABPQ। तो देखो ABCD क्या है? समांतर चतुर्भुज। और ABPQ क्या है? आयत। आप ध्यान दो बच्चों, ABCD ये समांतर चतुर्भुज का आधार क्या है? AB। और ABPQ इस आयत का आधार भी क्या है? AB। तो दोनों एक ही आधार AB पर स्थित है और दोनों एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। इसका मतलब ये समांतर चतुर्भुज और आयत कहां स्थित है? एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित है, इसलिए इनका क्षेत्रफल भी क्या होगा? समान होगा। अर्थात एरिया ऑफ ABCD समांतर चतुर्भुज, एरिया ऑफ ABPQ आयत, इन दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा? समान होगा। इस आयत और इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों? समान होगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा ABCD समांतर चतुर्भुज, ABPQ जो हमारा आयत है, एक ही आधार AB पर
और एक ही समांतर रेखाएं ए बी और ये सी के ऊपर स्थित है या सी के ऊपर स्थित है, राइट। तो ये भी आपके समझ में आ गया। अब देखो बच्चों थर्ड पॉइंट, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल एक समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। क्या इसका मतलब, यदि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य बनते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। बच्चों देखो भी मैंने आपको बताया था कि ये हमारा क्या एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, ये ए बी और सी डी समांतर है और ए बी आधार है। मान लो यहां मैंने बिंदु लिया एक पी, इसको इससे मिलाया तो ये क्या हो गया त्रिभुज एपीबी और समांतर चतुर्भुज कौन सा हो गया एबीसीडी, राइट। अब आप ध्यान दीजिए एपीबी हमारा त्रिभुज बन गया जिसका आधार कौन सा एबी, एबीसीडी हमारा समांतर चतुर्भुज बन गया, इसका आधार भी क्या है एबी, और एबी और सीडी क्या है समांतर। तो देखो त्रिभुज एपीबी और समांतर चतुर्भुज एबीसीडी एक ही आधार एबी पर स्थित है तथा एक ही समांतर रेखाएं एबी और सीडी के मध्य स्थित है। इसलिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का क्या होगा, आधा होगा। एरिया ऑफ त्रिभुज एपीबी किसके बराबर होगा, एपीबी का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ त्रिभुज एपीबी, क्या बोलते हैं इसको, एरिया ऑफ त्रिभुज एपीबी, यही त्रिभुज एपीबी का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, ये होगा एरिया ऑफ 1/2 समांतर चतुर्भुज एबीसीडी। इसका मतलब है बच्चों समझो एपीबी त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा के बराबर होगा। यानी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल मान लो 40 सेमी स्क्वायर है तो त्रिभुज का हो जाएगा 40/2 यानी 20 सेमी स्क्वायर, और त्रिभुज का मान लो 25 है, 25 सेमी स्क्वायर, तो फिर समांतर चतुर्भुज का कितना बन जाएगा, 25 का डबल कर देना 50 सेमी स्क्वायर। तो आपके समझ में आ गया एक ही आधार और समांतर रेखा के मध्य त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज बनता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का क्या बन जाता है, आधा बन जाता है, राइट। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल एक आयत के क्षेत्रफल का आधा होता है। इसी प्रकार देखो ये हमारा एक आयत है, ये बिंदु ले लिया मैंने ए बी सी डी ए पी, तो एपीबी क्षेत्रफल एपीबी हमारा त्रिभुज है, एबीसीडी हमारा आयत है, तो इस एपीबी का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, एबीसीडी जो हमारा आयत है उसका आधा होगा। अब देखिए आगे एक 5वां ये रहा, दो त्रिभुज बनते हैं तो उनका क्षेत्रफल क्या होता है, समान। जैसे बच्चों देखो हमारा एक त्रिभुज तो ये रहा, ठीक है, और यहां से मैंने ये रेखा खींची, एक त्रिभुज ये रहा, दूसरा ये रहा। त्रिभुज एक का आधार कौन सा है, देखो ध्यान देना ए बी सी डी, इस ए बी सी का आधार कौन सा है, बी सी, और यहां पे देखो ये कौन सा हमारे पास एडी, तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, क्षेत्रफल में क्या होंगे, समान होंगे। तो एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच में जब दो त्रिभुज बनते हैं तो दोनों त्रिभुज क्षेत्रफल में समान होते हैं। अब देखो बच्चों इसके बाद 5वां पॉइंट, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल उसके आधार और संघर्षशील क्रम का गुणनफल होता है। जैसे देखो मान लो ये हमारा एक समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी, राइट, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये आधार ए बी है और यहां से लंब डाल दिया मैंने डी ई, तो क्या होगा, इसका क्षेत्रफल होगा बच्चों याद करना, यह आधार गुणा संघर्षशील लंब डी। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्र क्या होता है, यह आधार और इस शीर्ष को बोलते हैं ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। तो देखो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्र होता है उसका आधार इंटू संगत ऊंचाई का गुणनफल। एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल उसके आधार व संगत शीर्ष लंब का गुणनफल होता है। ये भी आधार है और संगत शीर्ष लंब ये रहा। यदि मान लो
इस आधार पे लंब डालते हैं, यहाँ पे ध्यान देना मानो, यहां से ये लो, ये एक, तो ये बीसी आधार है और डीएफ लंब, ऐसे भी याद कर सकते हैं बीसी इंटू डीएफ, ये उत्तर और ये उत्तर बराबर आएंगे। अब देखिए बच्चों सट्टा, एक त्रिभुज का क्षेत्र उसके आधार व शीर्षक के गुणनफल का आधा होता है। देखो मान लो ये हमारा त्रिभुज है, तो ये आधार यहां से मैंने लंब डाल दिया ई, तो देखो आधार कौन सा ए बी, शीर्षक कौन सा पी, इसका आधा 1/2। तो देखो ये आधार गुणा ऊंचाई तो क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, और जैसे गुणा आधा करते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बन जाता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, अब देखो बच्चों इसके बाद में त्रिभुज की माध्यिका त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है, ध्यान देना। ये हमारे पास एक त्रिभुज है, राइट, ए बी सी, इस बीसी आधार का मान लो मध्य बिंदु मैंने ये ले लिया डी, मैंने इसको मिला दिया। तो सबसे पहले देखिए माध्यिका किससे कहते हैं, त्रिभुज की माध्यिका त्रिभुज के किसी शीर्ष को सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा होती है। फिर तो माध्यिका की परिभाषा समझिए बच्चों, ये हमारे पास एक त्रिभुज एबीसी है, इस बीसी का मध्य बिंदु डी है, इस शीर्ष एक को मध्य बिंदु से मिलाया तो एडी माध्यिका होगी, राइट। ये माध्यिका क्या करती है, हमेशा त्रिभुज की माध्यिका त्रिभुज को हमेशा 2 समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है। तो ये त्रिभुज 1 और त्रिभुज 2, एरिया ऑफ त्रिभुज 1 बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज 2, ये नियम याद करना। हमारे पास ये त्रिभुज एबीसी था, इसकी माध्यिका में खींच दी एडी, तो माध्यिका एडी क्या करेगी कि इन दोनों त्रिभुजों को, एक इधर बन गया एक इधर बन गया, इस दिए गए त्रिभुज एबीसी को 2 समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है। तो दोनों पर आपको समझ में आ गए कि माध्यिका किसे कहते हैं, त्रिभुज की माध्यिका त्रिभुज के किसी शीर्ष को सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा होती है। माध्यिका क्या करती है, एक माध्यिका त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है, यानी दिए गए त्रिभुज के 2 टुकड़े करती है, दोनों का क्षेत्रफल क्या होता है, समान। मैं आशा कर सकता हूँ आपके अच्छी तरह समझ में आई होगी। बाकी कल मैं आपको नए वीडियो में सिखाऊंगा बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।